नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के दौरान। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय एविएशन सर्विसेज, यानी कि भारतीय एविएशन सर्विसेज के अंदर जो है आपके लिए एक और नए नोटिफिकेशन के साथ इस वीडियो में बात होगी। जैसा कि आपको बता दूं, जो भारतीय एविएशन सर्विसेज है इसका मतलब क्या होता है, जो आपके विमान होते हैं यानी कि जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं उसके अंदर, यानी कि जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर सर्विसेज होते हैं। दो तरीके के सर्विसेज होते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय एविएशन सर्विसेज या फिर आप किसी भी एयरलाइन की बात करें तो वहाँ पर दो तरह के जो है सर्विस रहते हैं। यानी कि आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे कभी भी किसी एयरपोर्ट पे तो आपको ये दिखेगा कि एक तो होता है कि फ़्लाइट के अंदर, जब आप फ्लाइट से कहीं भी जा रहे होते हैं, एरोप्लेन से कहीं भी जाते हैं, तो उसके दौरान वहाँ पर जो अंदर आपको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, सर्विसेज प्रोवाइड होती है, उसके लिए जो मेंबर्स लिए जाते हैं, आपके इन जॉब, ये जो जॉब दी जाती है उन लोगों को, उसके लिए अलग काम होता है। एक साथ ही एक होता है ग्राउंड पर, यानी कि जो ग्राउंड पर मतलब एयरपोर्ट पर जो काम रहेगा वहाँ पर भी बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए लोगों को रखा जाता है जॉब पर। उसके लिए उनको सैलरी दी जाती है उस काम के बदले। तो आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारतीय एविएशन सर्विसेज, यानी कि भारतीय, आप समझ ही रहे हैं, हिंदुस्तान यानी कि भारत की बात हो रही है। यहाँ पर भारत के अंदर आपके इसके अंदर 1800 से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी रहेंगे, जिसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्चुअल में। जैसे कि आपको बता दूं कि 1805 ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, यानी कि आपको बता दूं 1805 जनों को इस जॉब पर लिया जाएगा, इस जॉब को दिया जाएगा उन लोगों को। अब ये तो आपको पता लग गया कि कितने लोगों को ये जॉब मिलने वाली है। अब मेनली आपको एक बात बता दूं, ये देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक प्राइवेट जॉब है, क्योंकि ये एक कंपनी है उसके अंदर रहेगी जो आपकी एयरलाइन कंपनी है। हालांकि इसमें जो है सैलरी अच्छी खासी है। आपको सैलरी भी बताऊंगा कितनी मिलेगी। आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह की जॉब रहेगी, क्या काम रहेगा। एज लिमिट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कितने से कितने के बीच में उम्र वाले लोग इस फॉर्म को भर के इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। ये जो फॉर्म की डेट है ये एक्सटेंड हुई है, यानी कि पहले ऐसा हुआ था कि ये जो फॉर्म जब आपके लिए निकाले गए थे इस जॉब के लिए, तो इसकी कुछ डेट रखी गई थी, कुछ निर्धारित सीमा पर इस डेट को रखा गया था कि इस डेट तक आपको फॉर्म भरने हैं। लेकिन उस डेट को बढ़ाया गया है और वो अब 31 जुलाई को करा गया है, यानी 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। अब मेन डाउट ये है कि क्या अभी फॉर्म भरना चालू है, मतलब अभी फॉर्म भर सकते हैं? तो यस, अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल। अभी से लेके आप 31 जुलाई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर जो है एयरलाइन के अंदर जो ग्राउंड पर, यानी कि जो एयरपोर्ट पर आपके तरह तरह के काम रहते हैं, उस पर ये जॉब रहेगी। साथ में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या कोई एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट आपको सीधा यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, आपके सर्टिफिकेट जो भी आपने अपनी पढ़ाई करी होगी उसको दिखाकर क्या ये जॉब मिल जाएगी। तो सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि भारतीय एविएशन सर्विसेज ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर आपको आना होगा। आप अगर देखेंगे तो इस वेबसाइट पर ही आपको, यहीं पर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड नोटिफिकेशन इन हिंदी। इसी के नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आपको सही लगे आप उससे इस बात को समझ सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो कोई हड़बड़ाई वाली बात नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे जो आपको, जैसे आपको ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन का, उसमें आप देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लिंक होते हैं, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को देख पाएंगे। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक और सारा कुछ जो भी इससे रिलेटेड रहेगा, इस जॉब से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है इसको पूरा डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में। आपको अच्छे से देखना है पूरा वीडियो, और समझ आए तो अच्छी बात है, ना आए तो वहाँ पे आपको एक कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर आप इस अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं भारतीय एविएशन सर्विसेज है ये, इसका देखिए प्लॉट नंबर 18, टॉप फ्लोर, सेवक पार्क, ये आपका नियर ग्राम सभा द्वारका मोड़, पिलर नंबर 773, न्यू दिल्ली में इनका मेन ऑफिस है। आप देखेंगे तो वहाँ जो है वो इनका मेन ऑफिस है। लेकिन ये जॉब कहाँ रहेगी, क्या पूरे इंडिया में रहेगी, तो उसको भी हम इस बात में आगे चल के समझेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट कब तक की है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग डेट नहीं ली है, तो स्टार्टिंग डेट आपको समझ रहे होंगे कि स्टार्टिंग डेट चालू हो चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी कि आप अगर 31 जुलाई तक इस फॉर्म को भर देते हैं तो आप इस जॉब को आसानी से
ले सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुल होती है इस जॉब के लिए। सबसे पहले आप ये देखिए, डिपॉजिटिंग एग्जामिनेशन फ़ीस, आप 20 अगस्त तक फ़ीस भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी सारा फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने सारे फ़ोटो सिग्नेचर वहाँ पे फॉर्म भरते समय मांगे गए, आपने वहाँ पे जो भी कुछ डिटेल भरने होते हैं, पर्सनल डिटेल, सेंटर सिलेक्शन होता है, बहुत सारा कुछ होता है, वो आपने सब कर दिया है। लेकिन फ़ीस कभी कभार कैंडिडेट नहीं भर पाता है, कोई बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से, कारण की वजह से, तो आप 20 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट की है यहाँ पे कमिंग सून, मतलब आप समझ सकते हैं अभी एग्जाम की डेट नहीं है, या यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया है यहाँ पर आपको एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद ये जॉब आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, द कैंडिडेट सबमिटिंग द एप्लीकेशन अगेन द नोटिफिकेशन इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस नो अदर फी विल बी चार्ज, नो फीस विल बी चार्ज फॉर द ट्रेनिंग बाय। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई दूसरी इसके अलावा कोई फीस नहीं भरनी है, आप एक बार इस फॉर्म की फ़ीस भर देंगे, जो भी निर्धारित करी गई है इस फॉर्म की फ़ीस आप अपने हिसाब से उसको भर देंगे। आपको इस फॉर्म की फ़ीस के अलावा कोई भी पैसा नहीं भरना है इस जॉब के लिए, सिंपल आपको फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे देना है। एक एग्जामिनेशन फ़ीस ली जाएगी, जो आप जिस एग्ज़ाम को आप जाकर देंगे इस जॉब के लिए। अब यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, यानी कि आपका जो ग्राउंड होता है, एयरपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में वो ग्राउंड पर है, वो किसी एयर में नहीं है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो वो ग्राउंड पर जो स्टाफ रहता है, चाहे वो कस्टमर जो होते हैं आपके एयरलाइंस में, जब फ्लाइट में कहीं ना कहीं से कहीं जा रहे होते हैं, तो उनको सर्विस प्रोवाइड जो करना होता है, उसके लिए जो एजेंट्स होते हैं या फिर लोडर्स, यानी कि सामान उठा के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, फ्लाइट से या फिर वहां तक पहुंचाना, टैक्सी तक, या फिर दूसरे काम जो रहते हैं, वो सारे काम। साथ में हाउस कीपिंग का आप देख सकते हैं, हाउस कीपिंग यानी कि क्लीनिंग और बाकी सारे रिलेटेड जो काम होते हैं हाउस कीपिंग से, वो सारे कुछ इसके अंदर रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करी गई है, आपको बताया जैसे मैंने अभी, जो भी एलिजिबल होगा और इंटरेस्टेड होगा, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन नेशनल्स फॉर ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सारे जितने भी इंडियन एयरपोर्ट्स हैं, जो भी इसके अंदर आते हैं, भारतीय एविएशन सर्विसेज के अंदर जितने भी आपके इंडियन एयरपोर्ट्स हैं, उन सबके लिए जॉब दी जा रही है, उसमें आप अप्लाई करेंगे। वैकेंसी के नंबर फिक्स कर दिए हैं कि 1805 लोगों को वैकेंसी, इतने लोगों को जॉब दी जाएगी। मेन आपको ये पता लग गया कितने लोगों को जॉब मिलेगी, साथ में ये भी पता लग गया मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड जेंडर का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप इस बात को समझिए कि मेल फीमेल के अलावा अगर कोई दूसरा जेंडर से कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को वो नहीं भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बोला आपका इंडियन नेशनल से होना जरूरी है, देख सकते हैं आप, मेल फीमेल्स इंडियन नेशनल यानी भारतीय हो, साथ में वो भारतीय किसी भी एयरपोर्ट पे उनको मिल सकती है जॉब। अब प्रोफाइल नेम में अगर बात करूं आपको, एक तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ रहेगा, जिसे हम CSA बोलते हैं, CSA शॉर्ट में बोला जाता है। साथ में जिसे हम देखिए, CSA क्या होता है, कस्टमर सर्विस एजेंट, जो आपके ग्राउंड स्टाफ पे होते हैं। साथ ही यहाँ पे लोडर और हाउसकीपिंग, ये दोनों दो प्रोफाइल नेम, मतलब इन दोनों पोस्ट के लिए लिया जा रहा है। अब अगर हम इसमें देखें क्वालिफिकेशन, तो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट रहेगा आपका क्वालिफिकेशन ग्राउंड स्टाफ के लिए। लोडर और हाउसकीपिंग के लिए हाई स्कूल और इक्विवेलेंट रहेगा, हाई स्कूल या फिर उसके जैसा ही उतने लेवल का रहना चाहिए। पे स्केल की बात करूं यहाँ पे, तो सब अगर देखेंगे तो 15,000 से 30,000 के बीच में रहेगा, अप्रोक्स बोला है, तो आप इतना समझिए 15,000 तो फिक्स है कि इतने मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके ऊपर आपके क्वालिफिकेशन वाइज आपके वर्क के हिसाब से वहाँ पे डिपेंड होगा, या बहुत सारी चीज़ें होंगी उस पर डिपेंड करेगा। मेन यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लोडर और हाउस कीपिंग में आपको बोला गया है उसके लिए 13,000 कम से कम मिलेंगे, और मैक्सिमम 20,000 भी मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अप्रोक्स है, तो आप ये मत समझना कि इतने तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग इन्होंने एक्चुअल आंकड़ा जो होता है, एक्चुअल नंबर नहीं इन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन इन्होंने जो मिनिमम रखे हैं, मार्क मिनिमम जो आपके सैलरी रखी है, पे रखा है, पे स्केल रखा है, उतना आपको मिलेगा ही, उसमें कुछ दोराहे नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, वो सिंपल उसमें उतना तो आपका रहेगा ही। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे CSA जो पोस्ट है आपका कस्टमर सर्विस एजेंट की, उसमें आपकी ज़्यादा वैकेंसी है 1063, और दूसरे वाले पोस्ट में 742 है। दोनों ही पोस्ट अच्छे हैं, आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब पे स्केल देखिए यहाँ पे इंटरव्यू के समय डिसाइड होगा, तभी तो मैंने बोला आपको कि आपके काम पर और बाकी सारे आपके जो कम्युनिकेशन रहेगा, आप कैसे बात कर रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना पे स्केल मिलना चाहिए एक्चुअल में। हालांकि मिनिमम वाला अगर उस पोस्ट के लिए है और आपने हर चीज़ को फुलफिल करा है एलिजिबिलिटी को, तो वो आपको मिलेगा ही अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। देखिए मैंने आपको बोला भी था आपके वर्क पर और वो सब कुछ, और वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आपको मैं एक बार इसको हाईलाइट कर दूंगा, जिससे कि आप इस चीज़ को पढ़ लें, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आपका सैलरी से रिलेटेड ना रह जाए, क्योंकि सैलरी ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप
किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और आपको कोई फिजिकल में कहीं भी जाकर, किसी भी ऑफिस में जाकर, किसी एजेंट या कोई आपसे बोले तो उससे फॉर्म लेकर नहीं भरना है। कोई फीस उस इंसान को नहीं देनी है, आपको सिंपल इसको ऑनलाइन जाके भरना होगा। ओनली वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर कैंडिडेट, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा, ये तो आपको पता लग गया है। कैंडिडेट इज अलाउड इवन इफ ही इज और सी इज अप्लाइंग फॉर मोर देन वन प्रोफाइल, द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दो पोस्ट बताए, सेम ग्राउंड स्टाफ पे दो पोस्ट रहेंगे, एक लोडर का और दूसरा आपको बता दिया था। तो दोनों पर एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा फॉर्म ना भरे, वो एक ही फॉर्म में भरते वो दोनों पोस्ट। तो ये आपको बोला गया है। साथ में यहाँ पे बोला गया है, नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन बाय हैंड और बाय पोस्ट। आप किसी को बाय हैंड नहीं देंगे, यहाँ पे कैश में कोई पेमेंट नहीं होगी, ऑनलाइन ही आपको पैसा इसका भरना है फॉर्म का। बिफोर फिलिंग, आपको फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ें इसकी डिटेल ले लेनी है। जैसे कि ये जो आपको बताई जा रही है इस वीडियो में, ये सारी इसी जॉब से रिलेटेड डिटेल है। तो इसीलिए आपको इतना याद रखना है, अगर आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देख लिया तो आप आसानी से नोटिफिकेशन को बिना देखे भी फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अप्लाई देयर वैलिड पर्सनल आईडी, ईमेल आईडी। आपको एक ईमेल आईडी, आपको पता ही होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, किसी जॉब के लिए भी करते हैं वैसे भी करते हैं, तो आपको वहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है। दोनों वैलिड होने चाहिए और उसे आजकल में आप यूज़ कर रहे हैं, बस इतना होना चाहिए, तो आप फाइनली अपने फॉर्म को भर सकते हैं। आपको करेक्ट और एक्टिव देने हैं। देखिए मैंने बोला भी था एक्टिव, जिसको आप यूज़ कर रहे हो। जो मैंने आपको बताई वही सारे डिटेल्स होते हैं, क्योंकि हर फॉर्म के लिए यही सेम चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डेमोग्राफिक डिटेल इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है, नेशनैलिटी का प्रूफ, आपके एक आईडी प्रूफ की जो होता है उससे पता लग जाता है आपका नेशनैलिटी, और साथ में जन्म तिथि कि कब आपका जन्म हुआ, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। कैटेगरी डिटेल्स अगर मांगी जाती है तो देंगे, वैसे कि हालांकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशंस होते हैं तो इस वजह से वहाँ पे कैटेगरी मांग ली जाती है, हालांकि इन जॉब में शायद नहीं मांगी जाएगी। तो यही सारे पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं इन पॉइंटों को, और बाकी आपके डाउट कमेंट बॉक्स के माध्यम से सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, तो इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट से ही सबमिट करे फॉर्म को, और लास्ट डेट से पहले सबमिट कर दे, और जिससे कि बाद में ऐसी कंडीशन ना अराइज हो जाए, ऐसी चीज सिचुएशन ना आ जाए जिसके कारण उसका फॉर्म रह जाए। अब एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे बोली गई है। आप अगर एग्जामिनेशन फ़ीस देखेंगे, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस है। आप देखेंगे अगर तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ यानी कि AGS और CSA, ये दोनों सेम रहेंगे। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो 430 रुपीज़ पे करने होंगे, और दूसरे पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो 380 रुपीज़। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म आर नाउ रेडी टू पे द एग्जामिनेशन फ़ी, क्लिक ऑन द पेमेंट। अब देखिए फॉर्म सबमिट होगा पहले, उसके बाद फीस पे की जाएगी, यानी पहले फॉर्म में सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद ही फीस पे करनी है। कैंडिडेट शुड नॉट यूज एनी अदर पोर्टल, कोई दूसरा पोर्टल मत यूज़ करना, सेम इसी पोर्टल पर ही आप जो आपका फॉर्म है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, उसी पर आप करें, किसी दूसरे पोर्टल पर ना जाएं। और कोई फीस वापस नहीं होगी। कि कैंडिडेट बाद में सोचता है कि मेरे को ऐप एग्ज़ाम नहीं देना, मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए, बाद में सोचता है, तो ऐसे में वो उसके लिए ये सिचुएशन थोड़ी भयावर यानी कि अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि फीस जो है यहाँ पे वापस नहीं आएगी, और फीस भरने के बाद तो एग्ज़ाम दे ना दे वो कैंडिडेट की मर्जी है। मोर देन वन प्रोफाइल देन शी विल हैव टू पे द सेपरेटली। देखिए यहाँ पे आपको बता भी दिया गया, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल मेनली उस पोस्ट को बोला जा रहा है, उस जॉब को बोला जा रहा है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने दो बात करी थी अभी, तो दोनों के लिए अलग अलग फीस भरनी है आपको, ये तो आपको मैंने अभी भी बताया। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तो 400 300 यानी कि 810 रुपीज़ आपको पे करने हैं यहाँ पर, दोनों के मिला के अगर कोई दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो। फीस सेपरेट भरनी है, फॉर्म एक ही भरा जाएगा, उसी में आप चूज़ कर लेंगे। सिलेबस देख लीजिए, पार्ट A का क्या रहेगा, यहाँ पे सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस में बात करूँ यहाँ पे तो करंट अफेयर्स, कंटेंट ऑफ सिलेबस जो रहेगा करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के बेस पर रहेगा। साइंस में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा।
10-10 मार्क्स के रहेंगे ये दोनों। और एविएशन नॉलेज में भी आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई लेवल नहीं रखा गया। एविएशन नॉलेज जो जनरल होती है वो होनी चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी भी एक नॉर्मल जो जनरल तरीके से उसके बारे में पता होना चाहिए। 5-5 मार्क्स के ये दोनों भी रहेंगे। मैथमेटिक्स में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंशियल एंड रेडिएशन, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, जो आपको 15 मार्क्स का आएगा। आप देख सकते हैं स्कोरिंग पार्ट अगर आपको पता लगाना है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स स्कोरिंग पार्ट है। रीजनिंग भी, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, डाइस। डाइस आप समझते हैं जिसे हम पासा बोलते हैं, यानी कि आप अगर आपने कभी लूडो खेला हो तो उसके अंदर जो आपने देखे हैं 1 to 6 नंबर्स होते हैं, अगर आप चारों हर साइड पे देखें तो एक एक नंबर होता है, तो उसको डाइस बोला जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग में। साथ में ब्लड रिलेशन रहते हैं कि जैसे कि आपको ब्लड रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर मेरा भाई आपका चाचा लग रहा है तो इस हिसाब से मेरे मामी के फूफा का बेटा आपका क्या लगेगा, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करी जाती है और वो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन होते हैं। साथ में कैलेंडर एंड क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर घड़ी इतने ये अभी ऐसा समय बता रही है, अभी छोटी सुई और बड़ी सुई जो है घड़ी की वो इस समय पर है और ये समय बता रही है, तो हम इसको अगर इतना टर्न करें, इतने एंगल पे बनाए तो क्या समय बताएगी। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। और भी अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे थोड़ा माइंड गेमिंग रहती है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, आप अगर इनको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस वाइज, ये चीज़ भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। साथ में आप देखेंगे पजल्स है, सीक्वेंस है, पजल से रिलेटेड रहेगा, सीक्वेंस, अरेंजमेंट। आपने परमुटेशन का नाम सुना होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से बताई जाती हैं। बाकी तो आपको यहाँ पर बता भी दिया गया है। अब यहाँ पे आपका कोई लेवल नहीं लिखा है। आप अगर देखेंगे तो किसी पोस्ट में लिखा था हाई स्कूल, किसी में लिखा था इंटरमीडिएट, यानी 10वीं थी किसी में और किसी में 12वीं थी। तो आप देखेंगे जिसमें 10वीं लेवल तक 10वीं तक पढ़ाई मांगी है जिस पोस्ट के लिए, उसमें वो सब्जेक्ट उतने ही लेवल का आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। सेम जिस पोस्ट के लिए 12वीं मांगा गया है तो उसमें वो सिलेबस 12वीं लेवल आएगा। तो ये आपको पता लग गया है। आप देख सकते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी अगर इसके सिलेबस में बात करें ये जॉब के लिए, क्योंकि ये दोनों सिलेबस स्कोरिंग रहेगा आपका और चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपके जॉब मिलने के। बाकी तो आपका सारा पार्ट हमने बता ही दिया। आप देखेंगे तो यहाँ पे 20, 30 और 60 मार्क्स का पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, वोकेबुलरी एंड ग्रामर स्किल्स, स्पोर्टिंग एरर्स, सेंटेंस रीअरेंजिंग, पैरा जंबल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्सेशंस एंड नरेशन, सफल्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस को अगर इधर से उधर कर दिया है आपको, उसको बोला गया है कि सही तरीके से लगा दीजिए, जिससे कि पूरा सेंटेंस अच्छे खासे तरीके से आपको समझ आ जाए उसका मीनिंग क्या है। तो वो हो सकता है पार्ट इन पैसेज और कॉम्प्रहेंशन पैसेज और बाकी सारा रहेगा। ये आपका 40 मार्क्स का, मतलब आपने अगर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश प्रिपेयर भी कर लिया है तो ये एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स आने के चांसेस होंगे आपके, और ये जॉब मिलने के चांस जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होंगे। अब सिलेबस की बात कर लिया, अब मैं आपसे नेक्स्ट इसमें बात करता हूँ। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे हमने देखा पार्ट ए एंड पार्ट बी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बोथ द सेक्शन टुगेदर विल बी 100। आपने देखा अगर टोटल आप देखेंगे तो 100 मार्क्स का पेपर है। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क, हर क्वेश्चन एक नंबर का आएगा पेपर के अंदर। और सेक्शन बी जो रहेगा विल हैव 40 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन द कैंडिडेट हैव टू कंपलसरी करेक्ट 25 क्वेश्चंस फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए प्रोफाइल एंड मिनिमम 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 फॉर लोडर या हाउस कीपिंग शुड बी करेक्ट। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, दोनों जो पोस्ट रहेंगे उनका सेम ही पेपर आएगा, सेम ही पेपर आपको देना है। दोनों पोस्ट के लिए सेम सिलेबस, सारा कुछ जो आपको बताया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी, 2 पार्ट में पूरा पेपर आएगा। 100 नंबर का पेपर है, 1 मार्क मिलेगा हर करेक्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे बोला गया है कि आपको 40 क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश वाले पार्ट में आ रहे हैं सेक्शन बी में, उसमें से आपको 25 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं अगर आपको सीएसए के, जो आपका सीएसए पोस्ट था उसके अंदर जॉब चाहिए तो। नहीं तो दूसरा पोस्ट जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 15 क्वेश्चन करेक्ट करने को बोले गए हैं अगर आप लोडर और हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे।
इंटरमीडिएट आपका 12th होता है, हाई स्कूल आपका 10th होता है। तो ये बात डाउट क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल कि इंटरमीडिएट यानी कि आप देख सकते हैं जिसमें 12वीं क्लास तक की पढ़ाई मांगी है उसमें 25 क्वेश्चन सही करने हैं इंग्लिश वाले में, और 15 क्वेश्चन आपको दूसरे में यानी कि 10th वाले लेवल वाले पोस्ट में सही करने हैं। डिफिकल्टी लेवल अगर क्वेश्चन की बात करूँ रिलेटेड टू एकेडमिक सेक्शन सब्जेक्ट्स विल बी ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनसीईआरटी का लेवल जैसा रहता है वहीं तक का सिलेबस रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर यहाँ से हो रही है। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ लोडर हाउसकीपिंग विल बी लोअर देन, देखिए यहाँ पे आपको बता भी दूँ, दूसरे जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका लेवल दूसरे वाले से आसान रहेगा, यानी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अलग आएंगे, सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पेपर अलग आएगा, लेवल अलग होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव नेचर में रहेंगे, बेस्ड ऑन एमसीक्यू। यहाँ पे कोई थ्योरी की तरीके से पूरे जो आपको पूरा पैराग्राफ पॉइंट नहीं लिखने हैं, सिंपल आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो भी उन ऑप्शन में से होगा करेक्ट वाला उस पर आपको टिक करना है और वो आपका सबमिट हो जाएगा। फिर आपको ऐसे कर करके बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं पेपर के अंदर जितने भी होंगे। 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा गलत गलत आंसर पे, यानी कि 0.33% मार्क्स आपका काटा जाएगा हर गलत आंसर पे। मतलब 1 मार्क का अगर सही क्वेश्चन है तो 0.33 मार्क्स उसमें से काटे जाएंगे। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ द रिटन टेस्ट जो है विल बी कंडक्टेड हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, और OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। अब देखिए ये OMR पे भी लिया जा सकता है, कंप्यूटर बोर्ड मोड में भी लिया जा सकता है, अभी कुछ डिसाइड नहीं है यहाँ पे। लेकिन नो नॉर्मलाइजेशन विल बी डन, यहाँ में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे कोई परसेंटाइल सिस्टम नहीं होगा, ये बात आपको पहले ही बता दी है। साथ में बोला गया है CSA के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे 50% मार्क्स होगा, जो कि टोटल में से लाने होंगे, टोटल मार्क्स आउट ऑफ विच वही सेम आपको बता दिया था मैंने कि 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर CSA पोस्ट के लिए। साथ में उसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल में से 50% मार्क्स से ऊपर आपके होने चाहिए, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स आपके होने चाहिए इस जॉब के लिए, या उससे ऊपर होने चाहिए, नहीं तो कैंडिडेट को फेल माना जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप सब समझ सकते हैं। सेम इसी तरीके से बोला है कि जो दूसरी वाली पोस्ट थी उसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं टोटल में से, यानी कि 40 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं 100 के अंदर, 100 मार्क्स में से, तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फाइनली आपको भी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। लेकिन उस 40 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपके इंग्लिश वाले सेक्शन के होने चाहिए या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको बता देता हूँ, पहली वाली पोस्ट के लिए पहले ही मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12वीं। आप देखिए यहाँ पे 10+2 लिखा है, आपको यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि इंटरमीडिएट यानी आपका 12वीं हो गया। यहाँ पे बहुत सा डाउट रहता है कि इंटरमीडिएट हाई स्कूल और ये सब में फ़र्क क्या होता है। तो इंटरमीडिएट आपको बताया गया है कि 12वीं क्लास को बोला गया है और बोला ही जाता है। आप उसमें अगर पास हैं वो भी बिफोर रिसीट ऑफ द फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात आपको बताया तो 31 जुलाई क्यों रखा गया है, हो सकता है इस साल वाले कैंडिडेट का रिजल्ट तब तक आ जाएगा आराम से, एक्चुअल में वहाँ तक जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, 10th 12th दोनों का जुलाई के एंड से बहुत पहले आएगा। तो आपको क्या करना है, आपका रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, CBSE स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो स्टेट बोर्ड के पहले ही रिजल्ट आ जाते हैं आपके, अगर अभी भी देखा होगा तो बहुत से रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत से आने बाकी हैं। तो आपको बता देता हूँ जो इस साल अभी 12th क्लास कंप्लीट कर रहे हैं यानी अपने पेपर दे चुके हैं, रिजल्ट के लिए वेट हैं, तो उनको भी बोला गया है कि अगर आपकी 31 जुलाई अभी लास्ट रिसिप्ट की डेट रखी गई है फॉर्म भरने की, तो 31 जुलाई से पहले पहले। अब रिसिप्ट में तो आपकी पेमेंट वाली डेट भी इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि रिसिप्ट मतलब ये होता है कि पेमेंट के बाद जो आपको रिसिप्ट मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 जुलाई नहीं तो 20 अगस्त तक भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप उससे पहले इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं के लिए सेम, 10वीं के लिए भी बोला है, आप पहले उससे पहले पहले अगर रिजल्ट आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये वाला पोस्ट के लिए अलग होगा, ये वाले पोस्ट के लिए अलग होगा। जो 12th पास होंगे वो चाहे दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10th वाले जो है 10th पास कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एज लिमिट की आपको बता देता हूँ, एप्लीकेंट जो होगा अप्लाई कर रहा है जो अटेंड द 18 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2023, मतलब कि 1 जुलाई 2023 तक आप, अभी देखिए अभी जुलाई तो आया भी नहीं है, हालांकि आपको जुलाई से पहले ही बता दिया गया है कि आप 1 जुलाई 2023 में अगर तब तक 18 साल के हो जाते हैं या उससे ऊपर हो जाते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 30 ईयर्स से लेस होने चाहिए आप, और उतने नहीं होने चाहिए, मतलब 30 साल से कम की उम्र होनी चाहिए 1 जुलाई तक। उसके बाद होती है
तो ठीक है, लेकिन उससे पहले पहले आपको याद रखना है 30 साल की उम्र तब तक होनी चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर उससे ऊपर हो जाती है, 30 कंप्लीट हो जाती है, तो इस फॉर्म को ना भरें। साथ में यहाँ पे बोला गया है दूसरी वाली पोस्ट के लिए भी 18 मिनिमम रखी है, मैक्सिमम 35 क्यों रखी गई है दूसरी पोस्ट के लिए, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ 10वीं पास मांगा गया है, तो 2 साल तो वहाँ पे वैसे ही वो 2 साल तो वैसे ही वहाँ बढ़ाने की हो जाती है। और 3 साल अगर आप देखेंगे तो वो लेवल कम वाली पोस्ट है, तो उसमें ज़्यादा एज दे देना भी सही रहेगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है 3 साल का SC ST और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे दे दिया गया है, यानी कि जो SC ST और OBC कैटेगरी से हैं। OBC में यहाँ पे देखिए आपको NCL नहीं बोला है, नॉन क्रीमी लेयर नहीं बोला है, तो ये डाउट शायद रहेगा कैंडिडेट के दिमाग में कि अगर हम नॉन क्रीमी लेयर नहीं है तो क्या हमारे को भी 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। अगर यहाँ नहीं बताया गया तो आप भी अपने लिए रिलैक्सेशन मान सकते हैं, हालांकि जब आप फॉर्म भरेंगे तब भी ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा। एग्ज़ाम जो होगा कंडक्टेड OMR बेस्ड भी हो सकता है, CBT में भी हो सकता है, और मल्टीपल लोकेशन में बहुत जगहों पे होगा इंडिया के अंदर। टेंटेटिव लिस्ट जो है इसकी कि ये सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है आपका, वो इसी के अंदर अटैच करी गई है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम देने जाएगा जिस भी सेंटर पे, तो वो अपने खुद के रिस्क पे जाएगा, क्योंकि वो खुद सिलेक्ट कर रहा है कि कहाँ उसको एग्ज़ाम देने जाना है जब वो फॉर्म भर रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट सिलेक्ट कर ले रहा है और बाद में बोल रहा है कि मैंने नहीं भरा था, मैंने फॉर्म में ये चीज़ नहीं डाली है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सेंटर कैंडिडेट चूज़ करता है वहीं पर जाकर एग्ज़ाम देना होता है। अब आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा। यहाँ पर सेंटर लिखे हैं, एक्चुअल में इसके यहाँ पर जो वेन्यू रहेगा कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है वो यहाँ पर नहीं लिखा है। स्टेट लिखा है, साथ में एग्जामिनेशन सेंटर लिखा है। आप जैसे देखेंगे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तिरुपति और गुंटूर ये एक जगह है। साथ में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर ईटानगर और दिबांग वैली नाम की जगहें हैं। और असम में आप देखेंगे तो दिसपुर, और यहाँ पे और भी लिखा हुआ है बिहार और छत्तीसगढ़, और भी यहाँ पे अलग अलग स्टेट लिखे हैं और उनकी जगहों पे कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। दिल्ली NCR में एक तो दिल्ली और न्यू दिल्ली, इन जगहों पर एग्ज़ाम होगा, 2 जगहों पर सेंटर रहेंगे। हालांकि 2 सेंटर नहीं है, वो सिटी की बात हो रही है, सेंटर बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब रिजल्ट पब्लिकेशन, फाइनल रिजल्ट जो आपका होगा सेम इसी वेबसाइट पर आपका बाद में आएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इस जॉब के लिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ प्रोफाइल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कि आपके जो पोस्ट में जो नंबर बताए गए थे कि इतनी वैकेंसी हैं वो बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि अभी 1805 बोला है तो आप 1800 मान लीजिए, 1800 मान लीजिए कि इतनी वैकेंसी हैं, हो सकता है ज़्यादा या कम हो जाए। पी बेंच पर्सन जो बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि उनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, तो वो इसको अप्लाई ना करें क्योंकि वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। अब देखिए इंटरव्यू के बेस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा इस जॉब का, हालांकि रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद ही वो इंटरव्यू होगा। तो ये आपको पता लग रहा है यहाँ से, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई बोथ द राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, ओनली देन देयर सिलेक्शन विल बी वैलिड, तभी उसका सिलेक्शन वैलिड माना जाएगा। मतलब कि इंटरव्यू के 2 राउंड होंगे, दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। और यहाँ पे डिटरमाइन द ड्रेस कोड फॉर द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ड्रेस कोड जो होगा वो आपको विल डिटरमाइन, मतलब कि एविएशन की वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा इंटरव्यू में क्या पहनकर आपको वहाँ पर जाना है। ऑन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी गिवन ट्रेनिंग बाय द, आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। नो ट्रेनिंग फीस इज पेएबल फॉर द ट्रेनिंग बट इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई द ट्रेनिंग। अब यहाँ पर एक ट्रेनिंग होगी, अब जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेगा इस इंटरव्यू को भी और रिटर्न एग्जाम को भी, तो उसके बाद आपका एक ट्रेनिंग होगा जो कि भारतीय एविएशन ही आपका कराने वाला है। लेकिन वो ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, लेकिन वो आपको जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वो जॉब मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म, जो आपने अपनी जो भी डिटेल फॉर्म में डाली हैं वो सब करेक्ट होनी चाहिए। जब वो बाद में चेक करी जा रही है इंटरव्यू और आपके डॉक्यूमेंट देखे जाए तो वो आपकी करेक्ट निकलनी चाहिए। और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देखिए आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट हैव अ पासपोर्ट देन विल फुल्ली कोऑपरेट इन गेटिंग द पासपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट मेड। मतलब क्या बोला गया है, अब ऐसा है कि आपका सिलेक्शन हो गया जॉब के लिए, लेकिन आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, तो भारतीय एविएशन सर्विसेज विल फुल्ली कॉपरेट इन गेटिंग द पासपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो भारतीय एविएशन सर्विस फुल कॉपरेट करेगा आपके साथ, आपको पासपोर्ट जो है वो दिलवाएगा।
ये आपको समझ आ रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपके होने चाहिए सारे, जब आपको बाद में जो है यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं तो वहाँ पे आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। साथ में ये सब लिखा हुआ है। टेंटेटिव मंथ आपको बता देता हूँ, डेट बता देता हूँ कि कब एग्ज़ाम हो सकता है। ये टेंटेटिव है, आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। डेट एंड वेन्यू अभी टेंटेटिव रखा गया है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने अभी डेट के बारे में नहीं बताया। अनाउंसमेंट जो भी होती हैं यही वेबसाइट पर आती हैं, आपको वेबसाइट पर ही मिल जाते हैं, भारतीय एविएशन सर्विसेज की वेबसाइट पर। अब आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ये हालांकि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजर्वेशन भी कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ बताए गए हैं कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फ़ीस भी आपकी देख सकते हैं, तो फॉर्म की फ़ीस भी सही है, और सब कुछ इसमें जो है अच्छा खासा देखने को मिला है। दोबारा मैं फ़ीस रिपीट कर देता हूँ। फ़ीस आपको देख सकते हैं, एक तो ये वाली इस पोस्ट के लिए फ़ीस है, जो ये वाली पोस्ट थी, साथ में जो ये वाली फ़ीस है वो आपकी इस वाली पोस्ट के लिए फ़ीस है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो वहाँ से आप आसानी से इस चीज़ को चेक कर पाएंगे। फाइनली हम इस वीडियो को एंड करेंगे इसी नए अपडेट के साथ। पूरा हमने एक एक चीज़ डिस्कस करी है, हालांकि कोई डाउट इसमें अब रह नहीं गया होगा। और बस करते हैं वीडियो को एंड, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।